पिछला क्लास में बल का वर्गीकरण सीखे थे ना। बल को दो प्रकार से वर्गीकरण किए है ना। एक तो संपर्क बल के आधार पर, यानी जिसमें बल लगाने के लिए क्या होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। दूसरा वर्गीकरण का टाइप देखे थे दूरी पर क्रिया बल, दूर से ही जो बल हुआ क्या करने लगेगा, क्रिया करने लगेगा, वो दूरी पर क्रिया बल हो जाएगा। संपर्क बल में देखे थे जैसे किसी स्थिर जगह पर, जैसे बेंच पर जो किताब रखा रहता है तो बेंच जो है ऊपर की ओर क्या लगाता है, बल लगाता है लंबवत ना, जिससे क्या कहते हैं अविलंब बल ना। और किताब का जो भार है नीचे की ओर लगाता रहता है बल। और संपर्क बल में क्या था, तनाव बल था, यानी कोई डोरी का जो खिंचाव होता है, कोई रस्सी का खिंचाव जो उसमें उत्पन्न होता है, जिससे वो किसी वस्तु को अपने अंदर खींच सकता है बल लगाकर, वो उसी को क्या कहते थे, तनाव बल। घर्षण बल, जब दो सतहों के बीच में ये जो यूज होता है घर्षण बल ही होता है। दो वस्तु के नीचे के सतह पर लगता है जो बल, जो उस वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे तो उसको पीछे की ओर रोकेगी ना, विरोध करेगी, उसको रोकने का काम करेगी, वो क्या होता था, घर्षण बल। ये सब था संपर्क बल का उदाहरण। दूरी पर क्रिया बल, जो दूरी पर ही करने लगेगा बल कार्य। तो एक था चुंबक द्वारा लगाया गया बल, जो कील को पहले ही से क्या कर लेता है, दूर से ही थोड़ा सा खींच लेता है, तो इसे क्या कहते थे, चुंबकीय बल ना, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा था स्थिर विद्युतीय बल, यानी कुछ वस्तुओं को क्या करते हैं कि रगड़ने पर उसमें आकर्षण करने की क्षमता आ जाती है ना, छोटे छोटे हल्के हल्के वस्तुओं को। जैसे सूखे बालों में जब हम कंघी को रगड़ते हैं तो कंघी के अंदर कागज, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, बल आ जाती है, इसको क्या कहते थे, स्थिर विद्युतीय बल। अगला गुरुत्व बल। पृथ्वी है जो हर वस्तु को अपनी ओर, केंद्र की ओर क्या करती रहती है, खींचती रहती है ना। तो जो जिस बल से वो खींचती रहती है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व बल। कोई भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं वो फिर से क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, यानी कोई ना कोई नीचे खींच रहा होगा, तो वो कौन खींचता रहता है, पृथ्वी ना, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्व बल। वहीं पर अंतरिक्ष में खींचेंगे, कहते हैं अगर अंतरिक्ष में मान लो कोई वस्तु को फेंकेंगे पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर, तो क्या पृथ्वी पर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना वहाँ पर, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्व बल क्या रहेगा, उतने दूर तक पहुँच नहीं पाएगा। तो ये सब कुछ देखे थे बलों को वर्गीकरण करने का आधार ना, एक संपर्क बल के आधार पर बांट सकते थे और एक दूरी पर क्रिया बल के आधार पर। आगे देखते हैं गैलीलियो का प्रयोग और 2000 साल पुरानी धारणा का खंडन। अरस्तु नाम का पहले देखते हैं जो वैज्ञानिक है, उसका क्या था भ्रम। अरस्तु लगभग ये कब का बात है, अरस्तु का जन्म, इसका जन्म हुआ 384 बीसी में और मृत्यु हुआ 322 बीसी में। कंफ्यूजन नहीं होना, उल्टा वाला गति में जो जितने पीछे रहेगा वो पहले रहेगा ना। बीसी मतलब हुआ जीरो से पहले वाला, बीसी मतलब जीरो से पहले वाला, एडी लिखा रहेगा वो जीरो के बाद वाला। बीसी से बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, एडी से एनो डोमिनी ना। तो ये अरस्तु लगभग 0 वर्ष से पहले, लगभग 300-400 साल के बीच में ना, 300-400 साल के बीच में, उस समय इसने एक अपना मत क्या दिया था, जिस पर लगभग 2000 साल तक उस मत को क्या किया, लोगों ने माना, लेकिन वो मत क्या था, गलत था। क्या था, गलत था, सब भ्रम था। तो अरस्तु ने क्या मान्यता दिया था कि जो वस्तु की जो प्राकृतिक अवस्था है वो क्या होती है, विराम होती है, यानी वस्तु जो है हमेशा विराम में रहना चाहती है। ये अरस्तु का नाम था कि वस्तु की जो प्राकृतिक, उसकी अपनी सामान्य जो अवस्था होती है वो विराम होती है। अगर किसी वस्तु को हमको गति में बनाए रखना है तो हमेशा क्या चाहिए, बाहरी बल की आवश्यकता होती है, जो कि ये कथन गलत था। कैसे गलत होगा, तो गैलीलियो समझाएगा। अरस्तु का कहने का मतलब है कि वस्तु का जो प्राकृतिक अपना स्वाभाविक अवस्था है, स्वाभाविक अवस्था वो क्या है, विराम है। अगर इसको हमको गति में ही रखना है, वस्तु को हमको लगातार गति में रखना है, यानी ये कभी रुकना नहीं चाहिए, ये कभी कोई वस्तु रुकना नहीं चाहिए, हमेशा ये किस में रहना चाहिए, वस्तु गति में ही रहना चाहिए। तो अरस्तु का नाम था कि इसमें क्या रहना चाहिए, बाहरी बल लगना चाहिए, बिना बल के ये गति में नहीं रहेगा। यानी अरस्तु का नाम था कि वस्तु का जो स्वाभाविक अवस्था होता है, अपना अवस्था, वो विराम रहता है, और कोई वस्तु
को अगर हमको गति करना लगातार, वो गति करते रहे, इसके लिए हमें क्या चाहिए? बाहरी बल की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं गैलीलियो ने इसे कैसे खंडन किया, इसे कैसे लोगों को इस भ्रम से उतारा। तो गैलीलियो आता है कहिया गैलीलियो का देखो क्या लिखा हुआ है, 1564 से 1642। लगभग देखो 0 से ये 400 साल पहले हुआ ना, लगभग 0 से 400 साल पहले। और ये 0 के बाद कितना हुआ? 1600 साल बाद तो हो गया ना। 400 साल पहले 0 से, और 0 के बाद ये 1600 साल में लगभग आया, तो कितना साल हो गया? 2000 साल ना, लगभग कितना हो गया? तो इसलिए लिखा हुआ है 2000 साल का पुराना जो धारणा है इसको खंडन कौन करता है? गैलीलियो करता है। गैलीलियो ने क्या बताया इसको करने के लिए विरोध, कि गैलीलियो ने कहा कि अगर ढाल पर कोई वस्तु को गिराएंगे, यहाँ देखो ढाल जैसी वस्तु को, जैसे ये एक ढाल है, क्या है? तो यहाँ पर अगर वस्तु को लुढ़काएंगे तो जाहिर सी बात है वस्तु का जो गति होगा वो बढ़ेगा ना। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, स्पीड जगह बढ़ेगा ना। स्पीड जब गति बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं विज्ञान में? त्वरण। तो ये किस में आएगा? त्वरण में आ जाएगा ना। यानी वस्तु को ढाल के नीचे ऐसे घसकाएंगे, गिराएंगे तो अपने से वो गिरने लगेगा ना, और किस में आ जाएगा? त्वरण में। इसका उल्टा अगर ढाल के ऊपर चढ़ाएंगे, क्या करेंगे? ढाल के अगर इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो वस्तु का वेग होगा कम होने लगेगा ना। ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या होगा? कम होगा। 10 से 5, 5 से 4, 4 से 3, ऐसे 2। तो इसे क्या कहते थे? नहीं ध्यान है? त्वरण को ही ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते थे? अपत्वरण या मंदन। तो जब ढाल के नीचे गिराते हैं कोई वस्तु को तो वो त्वरण में आ जाता है ना, गति तेज होने लगता है। गति क्या हो जाता है? इसका जो स्पीड है वो तेज होने लगेगा। और अगर ढाल के ऊपर चढ़ाएंगे तो इसका गति क्या होने लगेगा? धीमा होने लगता है ना, रुकने लग जाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगा, ढाल से ऊपर ऐसे गिरा रहे हैं तो इसका स्पीड तेज हो रहा है ना, और ढाल के ऊपर चढ़ा रहे तो क्या हो रहा है? स्पीड कम रहा है। अगर ढाल ही ख़त्म कर दे, ढाल क्या कर दे? ख़त्म कर दे, तब अगर वस्तु को अगर हम लुढ़काएंगे तो होना ये चाहिए कि न वस्तु त्वरण में आएगा न वस्तु मंदन में आएगा। यानी भी जो है कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड से क्या होगा? हमेशा के हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। बस शर्त है कि वहाँ पर कुछ बल अलग से कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे घर्षण बल कार्य करता है ना, वैसे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि ढाल पर नीचे गिरती वस्तु में क्या होता है? त्वरण आता है, स्पीड बढ़ने लगता है। अब वहीं पर ऊपर चढ़ती वस्तु में क्या होता है? मंदन आता है। अतः अगर हम क्षैतिज जैसे समतल पर, एकदम सीधी समतल पर अगर हम वस्तु को चलाएंगे तो गति कैसी होगी? अचर होगी, यानी एक कांस्टेंट गति होगी। अगर 10 से बढ़े तो 10 के 10 के 10 के 10 हमेशा बढ़ती की बढ़ती ही चली जाएगी, कभी भी रुकेगी नहीं। तो इसको और अच्छे से कैसे समझाया है? तो लास्ट में 2 पॉइंट जो समझा दिया इसे, कि अगर घर्षण को शून्य कर दिया जाए, आप तुम ही सोचो ऐसा जो है ये रेखा पर रखे हुए हैं इस वस्तु को, इसमें कोई घर्षण बल ही नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु को रोकता कौन है चलने से? घर्षण ने विपरीत कार्य करता रहता है। अगर घर्षण बल ही नहीं रहेगा तो ये वस्तु का हमेशा चलते रहेगा ना। क्या होगा? हमेशा का हमेशा चलते रहेगा। तो जो अरस्तु का कहना था कि वस्तु को गति में लाने के लिए क्या चाहिए? बाहरी बल चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कथन गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर तो कोई बाहरी बल लगाया नहीं, ये तो ऐसा कैसा अपने के अपने चलता का चलता ही रह गया। जैसे यहाँ पर जैसे अगर अभी इस फर्श पर, अपने फर्श पर कोई चीज़ को लुढ़काएंगे तो वो रुक जाएगा थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि उस पर बाहरी बल लग गया, कौन सा? घर्षण बल ना, उसके नीचे से रोक दिया। वहीं पर अंतरिक्ष में अगर कोई गेंद को ऐसे फेंक दे अंतरिक्ष में, तो वहाँ पर घर्षण बल क्या है? शून्य है, न के बराबर है। तो वहाँ पर अगर कोई गेंद को फेंक देंगे तो एक ही गति से हमेशा क्या करने लगेगा? गति की गति करते ही रह जाएगा, कभी रुकेगा वो नहीं रुकेगा। तो वहाँ पर तो कोई एक्स्ट्रा बल लगा नहीं। तो यहाँ पर यही गैलीलियो का नाम था कि अगर घर्षण बल क्या हो जाए, जो रुकावट वाला बल, वो शून्य हो जाए तो वस्तु को कोई भी बाहरी बल की जरूरत भी नहीं होती है गति करने के लिए। वो तभी क्या करने लगेगा? गति करते रह जाएगा। इसका जो प्रयोग समझ में आया, यदि घर्षण शून्य कर दिया जाए और दूसरे समतल का कोण
वो जो कह रहा है कि दूसरे समतल का जो कोण ये जो ऊपर भराया तक था इसको पूरा क्या कर दिया जाए, समतल कर दिया, क्षैतिज कर दिया जाए, एकदम सीधा कर दिया जाए, तो गोली जो है वो वस्तु अनंत काल तक परपेचुअल मोशन, यानी जो कभी भी न रुके, लगातार होता रहे मोशन, लगातार गति होता रहे, उसे कहते हैं परपेचुअल मोशन। चाहे चिरस्थायी गति लिखा हुआ है ना, चिरस्थायी गति, जो लगातार होने वाली गति, कभी भी यानी अनंत समय तक होने वाली गति को ही क्या कहते हैं, चिरस्थायी, जो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रहेगी, वैसे चिरस्थायी गति वैसे ही चलती की चलती रहेगी। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकाला गैलीलियो ने कि बाहरी बलों की अनुपस्थिति में भी, यानी अगर हम किसी वस्तु को बिना बाहरी बल को भी हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु को गति या विराम की अवस्था में वो बनाए रख सकता है ना। तो यहाँ पर का नाम क्या है, जो अरस्तु कहा था कि किसी वस्तु का गति बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए, बाहरी बल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर गैलीलियो ने क्या कर दिया, उसे असत्य सिद्ध कर दिया ना, कि वस्तु को जहाँ पर यहाँ पर क्या इस केस में क्या हुआ कि इसमें तो कोई बाहरी बल लग नहीं रहा था ना, तो बाहरी बल की अनुपस्थिति में यहाँ तक फिर भी वस्तु जा रहा था गति में या विराम में। तो यहाँ पर थोड़ा समझना, कोई भी वस्तु जो रहता है, अगर कोई वस्तु गति में है तो हमेशा क्या चाहता है कि हम गति में ही रहें, क्या रहें, गति में ही रहें, और कोई वस्तु विराम में है तो हमेशा क्या चाहेगा, हम विराम में ही रहें। जैसे हम वस्तु को लुढ़काते भी है, गति में लाते हैं, तो गति में ही रहना चाहता है, लेकिन उसके नीचे का जो घर्षण बल है उसे क्या कर देता है, रोक देता है। यानी यहाँ पर क्या करना है कि बाहरी बलों की अनुपस्थिति, अगर बाहरी बल ना रहे तो वस्तु क्या रहेगी, अपनी गति की अवस्था में ही रहेगी, या नहीं तो अपनी वस्तु विराम की अवस्था में ही रहेगी। यानी वस्तु जो है अपनी जो अवस्था है उसी को क्या करेगी, बरकरार रखने का काम करेगी। इसे क्या कहते हैं, जड़त्व। क्या कहते हैं, वस्तु का वैसा गुण जो उससे बताता है कि वो उसी की उसी अवस्था में रहे, अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, और गति में है तो गति में। वस्तु का कौन सा गुण हो गया, ये जड़त्व वाला गुण। अब गैलीलियो और क्या थे, तो गैलीलियो कहाँ के रहने वाले थे, इटली के, और ये किसके विज्ञानी थे, विज्ञान थे, भौतिकी के ना, फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने दूरबीन का आविष्कार भी किया, जी के याद भी किया होगा, कहते दूरबीन का आविष्कार कौन किए थे, गैलीलियो ने। कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत का भी समर्थन किया था। तो जब गैलीलियो आया था ये 1500 के लगभग समय में, तो इसके पहले क्या करता था कि लोगों समय अनुमान लगाया, लोगों समय उस समय उतना बड़ा बड़ा टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, चंद्र लगाए, तो उस समय ये अवधारणा थी इससे पहले के समय में कि जो देख रहा था कि लोग सब कि सुबह सुबह पूरब मुहे सूरज, मतलब क्या होता है, इधर रहता है पूरब मुहे सूरज रहता है, फिर धीरे धीरे देखते हैं कि गति करते 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 सूरज क्या होता है, पश्चिम में होता है। तो लोगों का सिद्धांत ये था कि जो पृथ्वी के चारों गति कौन लगा रहा है चक्कर, सूर्य लगा रहा है। सबका भ्रम ये था कि जो बाहर में जितना सारा ग्रह है, बुध शुक्र शनि, चाहे ये पृथ्वी सूर्य ही, सबको देख रहे हैं कि शाम आते आते सब इधर से उधर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी का ही सब क्या रहा है, ग्रह चक्कर लगा रहा है। इसका विरोध कौन किया था, एगो गैलीलियो ने भी किया था। ये क्या है, असत्य बात है, सभी ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का लगाते हैं। तो कोपरनिकस वैज्ञानिक ने ऐसे सूर्य के सिद्धांत दिया था कि सूर्य के ही सब कौन लगा रहा है, अथी चक्कर, तो सारा ग्रह मिलकर किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का। तो इसका भी समर्थन किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। तो इसमें कोई डाउट, आगे देखते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम, बस करते हैं। अब देखते हैं क्या रहेगा पढ़ना, न्यूटन का प्रथम गति नियम। न्यूटन भी क्या थे, फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। न्यूटन भी लगभग कब जन्म हुआ इनका, गैलीलियो के बाद हुआ ना इसका, 1642 से 1700। इसका कब हुआ था गैलीलियो का, 1642 में मृत्यु हुआ है इसका, 1642 में जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ। आ देखते हैं, तो गैलीलियो का भी मृत्यु हुआ 1642, न्यूटन का जन्म हुआ 1642 में। तो ये जो न्यूटन का प्रथम गति नियम है उन्हें न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन पूरा नाम है ना, आइजैक न्यूटन होगा, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने जो अपना प्रथम गति नियम दिया वो कब दिया, 1679 में।
इसमें कहा क्या है, तो प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। बहुत ही सिंपल नियम है कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है यानी स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, और अगर कोई वस्तु चल रही है किसी एक सीधी रेखा में एक समान गति कर रही है तो वो उसी गति में रहना चाहती है जब तक कि इस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे, क्योंकि अगर कार्य करेगा तो उसका अवस्था चेंज हो सकता है ना। यही तो वो भी थोड़ा सा बताया था ना, गैलीलियो ने भी लास्ट में निष्कर्ष निकाल के कहा था कि हर वस्तु को अगर बिना बाहरी बल लगाया जाए तो वो ऐसा ही रहना चाहेगा ना, वो स्थिर रहेगा तो स्थिर रहना चाहेगा, और वो गति में है तो गति रहना चाहेगा। इसलिए न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का भी क्या कहते हैं, गैलीलियो का जड़त्व का नियम ना, है ना, लिखा होगा साइड में। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को ही क्या कहते हैं, गैलीलियो का, क्योंकि उस पर थोड़ा सा आधारित है नहीं, इससे पहले भी समझे थे। वो भी तो जड़त्व में यही बताया था ना कि वस्तु का जो जड़त्व गुण होता है वो क्या कहता है कि वो अगर विराम में रहेगा तो विराम में ही रहना चाहेगा, अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई भारी बल कार्य। ये भी तो वही कर रहा है, प्रथम गति नियम तो पूरा ऐसा ही, पूरा सेम टू सेम ऐसा ही है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था या अपनी एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल असंतुलित का जो बाहरी असंतुलित बल है वो कार्य ना करे। असंतुलित बल कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि किसी वस्तु का अवस्था कौन चेंज कर सकता है, संतुलित बल तो कुछ चेंज नहीं करेगा, कुछ महसूस नहीं होगा। अब गणितीय सत्य कुछ गणित की अवस्था में अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसका वेग क्या होगा, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वेग क्या होगा, शून्य होगा। और अगर कोई वस्तु एक समान गति अवस्था यानी एक समान की गति की अवस्था में है तो उसका वेग क्या होगा, एक समान गति का एक समान होगा, कांस्टेंट होगा, एक ही अचर होगा जो कभी बदलेगा नहीं। 10 का होगा तो 10 ही रहेगा, 20 का रहेगा तो कांस्टेंट अचर रहेगा ना। तो एक समान गति अवस्था में भी एक ही वेग रहेगा और विरामावस्था में भी 0 वाला वेग रहेगा। दोनों ही अवस्था में जो त्वरण होगा दोनों का साथ चेंज होगा नहीं, एक समान गति में भी वही का वही गति रहेगा, विरामावस्था में भी वही का वही 0 का 0 रहेगा। तो दोनों अवस्था में त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। दोनों अवस्था में क्या होगा, शून्य होगा ना, यानी बाहरी बल क्या होगा, शून्य, यानी त्वरण शून्य होगा। क्यों, तो त्वरण इसलिए शून्य होगा क्योंकि बाहरी बल भी इसमें क्या लगा है, शून्य लगा है ना। तो इस नियम से हमें दो बात पता चलता है, प्रथम गति के नियम, चित्र में एक दिया हुआ है कि बाहर एक समान गति से वस्तु गति कर रहा है, अगर बाहरी बल शून्य, ऐसे अंतरिक्ष में से होगा ना, जो पत्थर उथर चाहे कुछ होगा एक समान गति से अगर चक्कर लगाएगा और बाहर में खाली कोई दूसरा पत्थर आके टकरा नहीं, बाहरी बल ना लगे, तो वो उसी की उसी अवस्था में क्या करेगा, गति करते रहेगा ना। अब इस न्यूटन के प्रथम गति नियम के दो भाग देखते हैं कि दो भाग इससे हमें क्या क्या समझ में मिलता है। पहला भाग में तो ये समझने को मिलता है कि वस्तु अपनी क्या करती है, अवस्था में बनाए रखने की कोशिश करती है, जिस गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व ना। वस्तु जो है अपनी अवस्था बनाए रखती है, चाहे वो विराम का हो चाहे वो गति का हो, जब तक उस पर बाहरी बल कार्य ना करे ना। तो ये कौन सा गुण को दर्शाती है, पहला जड़त्व को, यानी न्यूटन का प्रथम गति नियम हमें एक जड़त्व का गुण को भी बताती है ना। दूसरा भाग क्या बताता है, तो दूसरा भाग हम ये बताता है कि जब तक असंतुलित बल न लगे, लास्ट में क्या पढ़े थे कि वस्तु तभी अवस्था तक बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल, यानी अगर बाहरी असंतुलित बल लगेगा तो वस्तु का अवस्था क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम बल का परिभाषा भी बना सकते हैं, बल का न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या बना सकता है, बल का परिभाषा कि बल क्या करेगा कि किसी वस्तु के अवस्था क्या कर देगा, चेंज कर देगा, परिवर्तन कर देगा। तो यानी दूसरा पार्ट हमें क्या देगा, बल का परिभाषा। पूछता भी रहता है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम में बल का परिभाषा क्या दिया जाता है। तो दूसरा भाग में हमें बल की परिभाषा मिलती है, क्या मिलती है, तो बल वह भौतिक कारण है, यानी बल वह कारण है, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था या सरल रेखा में एक समान की गति की अवस्था में क्या ला सकता है, परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा करता है। यानी जो बल होता है, बल वह भौतिक कारण हुआ जो क्या हुआ, जो कारण, यानी उसके कारण क्या होता है कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो उसको हम क्या किस में ला सकते हैं, गति में ला सकते हैं ना। अगर कोई गति में है तो उसको हम किस में ला सकते हैं,
विराम, यानी अवस्था चेंज करने में कौन भूमिका निभा सकता है? बल। और लाता है, लाने की चेष्टा क्यों करता है लिखा है? लाने की चेष्टा भी, क्योंकि हर समय जो बल लगाएंगे जरूरी नहीं कि उसका भी अवस्था चेंज करिए देगा। जैसे दीवार है, दीवार ये अपने विराम अवस्था में ना, इस पर जो हम बल लगाए तो क्या ये परिवर्तन ला दिया? नहीं ना, बस ये हम चेष्टा कर पाए ना, इसके अंदर जो हमारा बल हुआ इसको चेष्टा किया कि मतलब इसको क्या कर दे, अवस्था को पहले इसको पीछे धकेल दे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चेष्टा करता है सच में लाने, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज क्या हुआ? चेष्टा भी करता है, कोशिश भी करता है, क्योंकि हर समय तो ला नहीं सकता है, कुछ कुछ पल में। तो बल का सिंपल सा परिभाषा क्या हो जाएगा कि वह बल बहुत ही कारक है, चाहे कारण है, जो किसी वस्तु पर जब लगता है चाहे कार्य करता है तो उसकी अवस्था को क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है, विराम से गति में या गति से विराम में ला सकता है। समझ में आ जाएगा ना? नोट में क्या लिखा हुआ है? तो न्यूटन का जो पहला नियम हमें बताता है वो बल को मापता नहीं है, बल को यानी मापने का हमें विधि नहीं बताता है कि बल कितना न्यूटन का बल लगा है, ये कुछ ना बता रहे हैं बल कितना न्यूटन का बल लगा है, 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, ये मापना हमें नहीं सिखा रहा है। बस हमें ये बताता है कि बल वास्तव में क्या है, बल वास्तव में क्या है, बल वास्तव में क्या है ये समझाना चाहता है कि प्रत्येक वस्तु जो होती है विराम अवस्था या एक समान गति में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। यानी हमें यहाँ पर बता रहा है कि बल ही वह कारण क्या है, बल ही वह चीज़ है जो किसी वस्तु का अवस्था को चेंज कर सकता है। तो इस प्रथम नियम में सिर्फ हमें क्या बता रहा है? बल के बारे में बता रहा है कि बल वास्तव में है क्या, वो क्या कर सकता है। तो प्रथम गति में हमें सिर्फ इतना बताता है कि बल वास्तव में है क्या, ये हमें बल को मापना सिखाता नहीं है। बिना किसी असंतुलित बल के, यानी जाहिर सी बात है असंतुलित बल रहेगा तब ये उस पर किसी न किसी वस्तु पर कार्य करेगा ना, कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो बिना असंतुलित बल के त्वरण यानी उसके गति में परिवर्तन करना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, असंभव है। संतुलित बल से तो कभी उत्पन्न होगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ अपना बल का प्रभाव खत्म कर लेगा। तो बिना असंतुलित बल के त्वरण उत्पन्न करना भौतिक विज्ञान में क्या होता है? पूर्णतः असंभव है। आया ही समझ में? पॉज करो तो। अब जड़त्व के बारे में थोड़ा अच्छा से समझते हैं, जो इससे पहले गैलीलियो ने भी कुछ बताया था और न्यूटन के प्रथम गति नियम में भी अच्छा से बता दिया। जड़त्व है क्या आखिर? जड़त्व की प्रकृति और द्रव्यमान से संबंध। तो जड़त्व पहले है क्या? तो किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण यानी उसके अंदर का स्वाभाविक गुण जिसके कारण क्या चाहता है कि वह अपनी विराम की अवस्था में ही रहना चाहता है, चाहे सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में। अगर उस पर परिवर्तन करने की कोशिश करे तो उसका क्या करती है? विरोध करती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि वस्तु का वह गुण जो किस चीज़ का विरोध करे, कि अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहने की कोशिश करती है, अगर वो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहने की कोशिश करती है। ये हो जाएगा कौन सा गुण? जड़त्व का गुण ना, वस्तु का। जैसे उदाहरण कैसे? कैरम गोटियों का प्रयोग। कैरम बोर्ड जो हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं? कैरम बोर्ड। बीच में जो बड़ा सा ढेर लगाए रहते हैं, ऊपर तक के जो ढेर लगाए रहते हैं बीच में, तो स्ट्राइकर से जब मारते हैं तो स्ट्राइकर से जब मारेगा तो सिर्फ नीचे वाला गोटी हिलता है, बाकी सब ऊपर नीचे ऐसा ही आ जाता है, सब नहीं गिरता है ना। काहे नहीं गिरता है? क्योंकि जो सारा जो गोटी का जो ढेर था वो विराम अवस्था में था, तो वो सब क्या चाहता था कि हम किस अवस्था में रहे? विराम में ही रहे। तो हम जो स्ट्राइकर मारे तो सिर्फ नीचे वाला गोटी को लगा तो वो सिर्फ अपना गति में आया, बाकी सब किस अवस्था में चाहता था? विराम में ही। वो जड़त्व का गुण उसमें था कि वो विराम अवस्था में रहना चाहता है। तो सबके संपर्क में आ गया उसका बल ना। ज़्यादा गति करेंगे तो सिर्फ एक ही के थोड़ा ही समय बचेगा, एक ही को बल गति कर पाएगा, और कम जोर से मारेंगे तो जो बल लगेगा तो सब पर प्रभाव आ जाएगा, सब पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कहना यह था कि जो स्ट्राइकर से जो मारते हैं गोटी के ढेर को, तो जिस गोटी पर लगता है उसी को सिर्फ गति में लाता है, बाकी सब जो चाहता है किस में रहे? वो अपनी अवस्था में रहे, विराम अवस्था में ही रहे, जिस कारण से वो सब ऐसा ही कि ऐसे नीचे का ढेर बन जाता है। तो क्या कर रहा है? गोटियों के ढेर की सबसे निचली गोटी पर अगर स्ट्राइकर से तीव्र प्रहार करने पर वह निकल जाती है, जबकि शेष गोटियाँ जो है अपने जड़त्व के गुण के कारण नीचे ही टिक जाती है ना। चाहे एक गुण वीडियो सब में भी देखा होगा, जब गिलास के ऊपर पेपर रखेंगे, पेपर, और उसके ऊपर कोई सिक्का उक्का रख देंगे, चाहे कोई चीज़ रखेंगे, तो पेपर को डायरेक्ट जल्दी से हटा देंगे
तो सिक्का अपने ही अवस्था के यहीं पर रहना चाहेगा, तो उतना ही दूरी पर क्या करेगा, यहाँ पर गिर जाएगा। नहीं समझा बात को, इधर उधर नहीं हिलेगा, इधर सिक्का इधर उधर नहीं जाएगा। हम तो सिर्फ किसको गति में लाए हैं, कागज को लाए हैं ना। सिक्का तो अपना विराम में ही था, तो अपना जरूरत के गुण के कारण क्या चाहेगा कि हम विराम में ही रहे। तो कागज रहने पर क्या होगा कि सिक्का उसी जगह पर नीचे आ जाएगा जरूरत के गुण के कारण। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि जब सिक्का को हम बल आरोपित करते हैं, जैसे देखो चित्र में सिक्का दिया होगा, तो कलर में दिया होगा अच्छा से। तो सिक्का जो ऊपर था कागज के ऊपर, तो सिक्का जब हम कागज को हटाते हैं, उस पर बल आरोपित करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सिक्का में कौन सा जड़त्व पर रहेगा गुण, अभी विराम में ही था, तो किसका जड़त्व का गुण रहेगा, विराम वाला ही, विराम में रहने की कोशिश करेगा। और प्लस में वो नीचे क्यों आया, तो प्लस में गुरुत्व लिखा हुआ है, तो कोई भी चीज़ को गुरुत्व बल क्या करता है, नीचे की ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि सिक्का जो वही अवस्था में, वही दूरी पर क्या रहेगा, नीचे बस आ जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये भी हमें किस गुण को बताता है, वस्तु का जड़त्व गुण को ही बताता है। अब जड़त्व गुण को और बारे में और अच्छा समझते हैं। जड़त्व का क्या बताया हुआ है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या बता रहा है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। जड़त्व का मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु विराम में है, विराम में रहने की कोशिश करेगा, जो वस्तु गति में है, गति में रहने की कोशिश, यानी उसको हिलाना, थोड़ा सोचना कि हिलाने का अवस्था में किसको ला सकते, ज़्यादा द्रव्यमान वाला वस्तु को हम जल्दी हिला सकते हैं या कम द्रव्यमान वाला वस्तु को जल्दी हिला सकते हैं, कम वाला को ना। यानी कम द्रव्यमान वाली वस्तु के पास क्या होता है, जड़त्व का गुण थोड़ा कम होता है ना, और ज़्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु के पास जड़त्व का गुण थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। जैसे साइकिल है, वो कार है, एक साइकिल है और एक कार है, तो किसके पास ज़्यादा जड़त्व का गुण अच्छा होगा, कार के पास। कार को हम जल्दी मतलब उसको जल्दी गति में नहीं लाएंगे, अगर हाथ से हिलाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी नहीं लाएंगे, साइकिल जल्दी हिल जाएगा ना। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि वस्तु का द्रव्यमान ही उसके क्या है, जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का हमको समझना है कि इसमें जो जड़त्व का गुण है, विराम में रहे चाहे गति में रहे, तो उस अवस्था में कितनी देर तक रह सकता है, चाहे रहने का प्रयास करेगा, तो उसको हमको कौन बताएगा, उसका द्रव्यमान। अगर उसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व का गुण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर उसका द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व क्या होगा, कम होगा। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, एक मान लो टेनिस गेंद जो पतला सा छोटा सा आता है, टेनिस गेंद गोल गोल देखा होगा टेनिस गेंद, और एक क्रिकेट का गेंद होता है भारी वाला गेंद। तो किसे रोकना आसान रहेगा, दूर से फेंक रहे हैं, टेनिस गेंद को आसान रहेगा कि क्रिकेट के भारी गेंद को आसान रहेगा, टेनिस गेंद को। यानी क्यों, क्योंकि टेनिस गेंद के पास जो द्रव्यमान था वो कम था ना, इसलिए उसमें जो जड़त्व का गुण होगा वो क्या होगा, कम होगा। और जो क्रिकेट का भारी गेंद था, जो भारी है तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसके पास जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए वो जल्दी रुक नहीं रहा है ना। और टेनिस का गेंद जल्दी हम रोक लेंगे। तो वहाँ पर यही करा कि टेनिस गेंद कम जड़त्व है बना में वर्सेस क्रिकेट गेंद अधिक जड़त्व। इन दोनों में कौन है अपने समझ आना है, तो क्रिकेट गेंद हम जल्दी रोक लेंगे ना। और अगर 1 रुपये के सिक्के को देखें और 5 रुपये के भारी सिक्के को देखें, तो दोनों में जड़त्व किसका रहेगा ज़्यादा, 5 रुपये का, क्योंकि उससे थोड़ा सा मोटा रहता है ना, भारी रहता है, तो उसका ज़्यादा भारी जड़त्व रहेगा। यानी अगर प्रयोग करेंगे वो गिलास वाला ऊपर सिक्का रखेंगे, तो 1 रुपये वाला रखेंगे और 5 वाला रखेंगे, तो थोड़ा 1 रुपया इधर उधर भी हिल सकता है ना, क्योंकि उसका जड़त्व क्या रहेगा, कम रहेगा, थोड़ा हल्का रहेगा, तो इधर उधर भी हिल सकता है। कि 5 वाला भारी रहेगा तो डायरेक्ट नीचे उसी अवस्था में जाएगा नीचे ना। यहाँ पर यही समझना था। आगे क्या कह रहा है कि जो वस्तुओं का जो जड़त्व का गुण है वो एक तरह से आलसी की तरह होता है। जो आदमी, कितना आदमी ना होता है, आलसी होता है, जो चाहता है बैठे रहे तो बैठे ही रहे, सोए रहे तो सोए ही रहे। कितना कोई आलसी नहीं होता है कि हम बैठे रहे तो बैठे ही रहे, चाहे जो कर रहे हैं वही करते रहे, चाहे ठंडी में बस बिस्तर पर भोरे भोरे पड़े ही रहे। तो आलसी का गुण ही उसी तरह क्या रहता है, जड़त्व का गुण भी होता है वस्तु का, कि वही काम क्या करता है कि जो वस्तु जो कर रही है वही करते रहना चाहती है। इसी प्राकृतिक गुण को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। यानी जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहना ही चाहती है, चाहे जो वस्तु गति में है वो गति में रहना चाहती है। तो इसी वस्तु के गुण को क्या कहते हैं,
जड़त्व का गुण। कुछ जड़त्व के दैनिक उदाहरण देख लेते हैं, फर्स्ट करें तो जड़त्व के गुण में अभी देखे थे कि जो विराम में रहेगा वस्तु किस में रहेगा, किस गुण में, विराम में रहना चाहेगा ना, तो विराम का जड़त्व। अगर कोई वस्तु गति में रहेगा तो किस में रहना चाहेगा, गति में ही। तो पहले देखते हैं विराम के जड़त्व के कुछ उदाहरण, यानी जब वस्तु विराम अवस्था में रहता है तो क्या उस विराम का जड़त्व का कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला गुण का पहला उदाहरण क्या है हमारे दैनिक जीवन में, बस का अचानक चलना। तो जब हम बस में बैठे रहते हैं और मान लो खड़े हुए, बस में क्या है, खड़े हुए हैं, तो जब बस अचानक से चलने लगेगा क्या होगा, बस अचानक से, पहली बात तो बस तो रुका हुआ था ना, और हम भी क्या थे, रुके हुए थे, तो हमारा जो शरीर होगा वो कौन सा जड़त्व का गुण दिखाएगा, विराम वाला ना। तो बस के संपर्क में कौन था, हमारा पैर था कि हमारा ऊपर वाला हिस्सा था, पैर था, तो पैर तो उस बस के साथ अपना गति में ले आएगा ना, उसके साथ था संपर्क में, लेकिन जो हमारा ऊपरी शरीर था वो बस के संपर्क में नहीं था, तो अपना उसी गुण में रहना चाहेगा ना विराम अवस्था में, इसलिए हम थोड़ा क्या हो जाएंगे, पीछे झुक जाएंगे। तो इस किसके कारण हुआ, विराम के जड़त्व के कारण, कि ऊपरी शरीर क्या चाहता था कि हम विराम में ही रहे, इसलिए हम नीचे वाला पैर तो अपना कर लिया गति में उसके कारण, संपर्क में आने के कारण, लेकिन ऊपर वाला नहीं कर पाया ना, तो वो थोड़ा सा पीछे क्या हुआ, झुक गया। तो ये कौन सा गुण हो जाएगा, उदाहरण विराम के जड़त्व का पहला गुण। यानी पैर तो बस के साथ गति में आ जाता है, जब बस अचानक चलने लगेगा तो पैर तो बस के साथ गति में आ जाएगा, लेकिन जो ऊपरी जो शरीर है वो जड़त्व के कारण क्या हो जाएगा, पीछे थोड़ा मुड़ जाएगा ना। दूसरा बस वाला देख लिए, कभी कंबल या कुछ गंदा कपड़ा झाड़ेगा, हाथ से ऐसे झाड़ेंगे, चाहे कंबल को ही झाड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कंबल, चाहे कंबल को अति से पीटते रहते हैं ना, लकड़ी को से कुछ से पीटते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कंबल उस समय विराम में था ना, और कंबल के अंदर जो धूल कण था वो भी किस में था, विराम में ही था, तो उसमें कौन सा जड़त्व का गुण था, विराम के ही, यानी दोनों ही क्या चाहेगा, हम विराम में ही रहे। लेकिन अगर हम जो डंडा से मारेंगे चाहे कंबल को, तो हम किसको मारे, कंबल को मारे ना, तो कंबल के संपर्क में रहा तो वो तो कंबल तो गति में आ जाएगा, लेकिन धूल के संपर्क में वो नहीं रहा, तो धूल तो अपना क्या चाहेगा, किस अवस्था में रहे, विराम में ही रहे, क्योंकि रुका हुआ था उसी में अंदर रखा हुआ विराम में। तो कंबल को तो हम गति में ला देते हैं, जैसे ऐसे ही मारेंगे तो ये तो गति में आ जाएगा, लेकिन इसके बीच में फंसा हुआ जो धूल कण वो अपना विराम अवस्था में रहना चाहेगा, तो वहीं का वहीं पर क्या रह जाता है, और ये जो बाकी जो है कपड़ा जो है इधर उधर हो जाता है, जो विराम का कारण क्या होता है, नीचे गिर जाता है ना, समझ में। जो कपड़ा जो है, कपड़ा को ऐसे ही झाड़ेंगे, ऐसे अगर झाड़ेंगे तो जो कपड़ा जो हमारे बल के कारण तो गति में आ जाएगा, लेकिन जो कपड़ा के अंदर में जो धूल कण बैठा हुआ है उसके संपर्क में तो हम नहीं थे, तो वो तो अपना कौन सा गुण दिखा रहा होगा, विराम अवस्था वाला ही, तो किस में रहना चाहेगा, जड़त्व गुण के कारण विराम अवस्था में ही। तो ये तो गति में आ गया और वो वहीं का वहीं पर आ गया, जैसे यहाँ पर था तो वहीं का वहीं पर आ जाएगा, इधर लिया है तब तक तो नीचे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। आया समझ में। यहाँ पर वही कह रहा है कि कंबल झटकने समय या दरी को छड़ी से पीटने पर धूलकण स्थिर रहकर, यानी धूलकण जो होता है स्थिर रहना ही चाहता रहता है उस समय जड़त्व गुण के कारण, और वो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण क्या होता है, क्या होता है, नीचे गिर जाता है। यह समझ में। कंबल को झाड़ना, कंबल तो गति में आ जाता है पर उसके धूलकण क्या होता है, गति में नहीं आ पाता, अपने विराम के जड़त्व का गुण दिखाता रहता है। दूसरा पैर हिलाना, तो कभी पैर की टहनी को अगर हिलाएंगे तो देखा होगा उसका पत्ता टूट के गिर जाता है, फल टूट के गिर जाता है ना, गिर जाता है। तो इस पर हुआ क्या, जैसे टहनी को हिलाए तो हम तो किसको पकड़े हुए थे, टहनी को ना, टहनी के साथ पत्ता भी था, फल भी था, तो तीनों ही जो टहनी हुआ यानी शाखा और पत्ता और फल, पहली बार शुरुआत में वो तीनों क्या था, विराम अवस्था में था ना, तो अपना कौन सा गुण दिखाएगा जड़त्व का, विराम में, यानी विराम में रहना चाहेगा। तो हम तो किससे संपर्क किए, टहनी से किए, तो सिर्फ टहनी को गति में ला पाए ना, बाकी वो दोनों किस अवस्था में रहना चाहेगा, विराम में रहना चाहेगा ना। जो पत्ता है और जो फल है वो तो चाहेगा हम किस में रहें, विराम में ही रहे, क्योंकि जड़त्व का नियम यही कहता है कि जो जैसा अवस्था में वैसा ही अवस्था में रहना चाहता है। तो टहनी क्या हो जाएगा, टहनी इधर उधर हिल जाएगा, पर वो विराम में रहने के कारण क्या हो जाएगा, उसका जो कमजोर है, उसका जो डंटी होगा वो कमजोर हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। वो वही पर रहने के कारण क्या हो जाएगा, वो और ऊपर से लचीला हो जाएगा, टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर वही कह रहा है कि शाखा तो गति में आ जाती है, टहनी तो गति में आ जाती है हिलाने पर उसके फल पत्तियाँ क्या रहती है, अपनी जगह पर रहना चाहती है, जिसके कारण क्या होती है, टूट कर नीचे गिर जाती है। आ जाएगा समझ में। तीसरा पैर हिलाने का,
चौथा क्या है, कांच पर गोली। अब यहाँ पर देखो, मान लो ये कांच है, क्या है, कांच है। अब तुम ही सोचो, यहाँ पर से कांच पर अगर हम गोली मारे तो गोली जो लगेगा, तो यहाँ पर मान जो लगा तो सिर्फ वहीं पर छेद करके बाहर निकल जाएगा, नहीं समझा। अगर जो गोली मारेंगे, जैसे कांच के कोई सामान है, उस पर अगर गोली मारेंगे तो सिर्फ कांच के वहीं पर जो जगह होगा वहीं पर छेद करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी जो गोली मारे, पहली बार जो कांच का पूरा सतह विराम में था तो अपने जड़ के गुण के कारण क्या रहेगा, विराम में ही रहना चाहेगा। तो हम गोली जो मारे तो जहाँ पर वो लगा गोली तो सिर्फ उसी सतह को क्या कर पाया, गति में ला पाया। बाकी सतह क्या रहना चाहता होगा, विराम में, जिस कारण वो सब क्या रह पाया, सुरक्षित रह पाया। वहीं पर अगर मान लो पत्थर लेते, क्या लेते, पत्थर लेते। अब यहाँ पर क्या लेते, कोई पत्थर लेते और पत्थर को जब फेंकते तो पत्थर तो यहाँ पर लगता ही, साथ ही उसको थोड़ा समय मिलता, क्योंकि थोड़ा सोचो ना, गोली तो तुरंत निकल जाएगा ना, तुरंत समय नहीं मिलेगा सोचने का कि किस सतह पर जाए। लेकिन पत्थर जब मारेंगे तो पत्थर यहाँ पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन थोड़ा समय रुकने का क्या हो जाएगा, सारा जगह पर उसका बल का प्रभाव क्या होगा, दिखने लग जाएगा। इससे कांच क्या हो जाएगा, चकना चूर हो जाएगा, यानी सभी आ जाएगा गति के प्रभाव में। तो यहाँ पर ये समझना चाहते थे, सभी समझना चाह रहे हैं कि उच्च वेग का जब वेग स्पीड जब ज़्यादा होगा तो गोली एकदम साफ छेद कर देती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है, जो जिस जगह पर वो छेद करती है वहीं पर के सिर्फ कांच के संपर्क में आने के कारण वही सिर्फ गति में आ पाती है ना, बाकी सब विराम अवस्था में रहने के कारण उसी जगह के गुण के कारण विराम में ही रह जाती है। लेकिन वहीं पर और कम वेग का अगर कम स्पीड से पत्थर को फेंकेंगे तो वो जहाँ पर सतह पर लगती है उसको तो गति में लाती ही है, साथ साथ उसका थोड़ा देर समय भी मिल जाता है ना, तो बाकी जगह पर क्या कर पाती है, प्रभाव अपना डाल पाती है बल का, जिस कारण से कांच को चटका देता है, यानी चकना चूर कर देता है। ये हो गया विराम के जरूरत का नियम ना। कांच वाला, कांच में जो छेद होता है इससे। अब एक क्या देखेंगे, गति का जड़त्व का उदाहरण। विराम के जड़त्व का उदाहरण देख लिए, समझ लिए। अब था देख लेते गति के जड़त्व का उदाहरण। अब मान लो बस जब चलते रहेगा, क्या रहेगा, बस चलते रहेगा, बस क्या रहेगा, चलते रहेगा, तो उसके साथ हमारा शरीर भी क्या रहता है, चलता ही रहता है। हमारा शरीर भी क्या रहता है, चलता ही रहता है। तो हमारा शरीर क्या चाहेगा, शरीर को लगेगा कि गति अवस्था में, किस अवस्था में है, गति अवस्था में है, तो वो उसका जड़त्व का गुण क्या बताएगा कि तुम किस अवस्था में रहो, गति में ही रहो। तो जब बस अचानक से रुक जाएगा, बस क्या होगा, अचानक से रुक जाएगा, तो नीचे वाला जो पैर है, पैर तो नीचे बस के संपर्क में रहेगा, तो वो तो उसके संपर्क में रहने के कारण रुक जाएगा। लेकिन जो हमारा ऊपर को शरीर, ऊपरी सतह पर जो शरीर है, वो उतना उसको समय नहीं मिलेगा ना, उसको कोई पता नहीं रहेगा नहीं, तो वो तो चाहेगा कि हम गति में रहे ना, वो क्या चाहेगा, गति में रहेगा। तो थोड़ा क्या हो जाएगा, आगे झुक जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है, बस अचानक रुकेगा, ब्रेक मारेगा तो आगे थोड़ा क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो यहाँ पर किसके कारण हुआ, तो गति के जड़त्व के कारण। जो हमारा शरीर था उस समय गति में था, तो जो शरीर का जो जड़त्व का गुण था, कहता है जड़त्व का गुण की अगर गति में है तो किस में रहना चाहेगा, गति में रहना चाहेगा। तो जैसे ही बस रुकता है तो नीचे वाला पैर तो रोक लेता है, रुक जाता है, उसके संपर्क में रहता है तो, लेकिन ऊपर वाला शरीर क्या होता है, वो गति में रहने की कोशिश करने के कारण क्या होता है, आगे की ओर थोड़ा झुक जाता है ना। तो यहाँ पर पैर विराम में आते हैं, पर ऊपरी शरीर जो है जड़त्व के कारण क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। समझ में आ जाएगा। यही बसे वाला था, इसमें रुका हुआ स्थिति में था ना, इसमें गति वाला, क्योंकि गति वाला समझना था, इसमें विराम वाला समझना। दूसरा, दौड़ता व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति लगातार दौड़ रहा है, क्या है, लगातार बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, उसको वो सोचेगा कि हम तुरंत एक बार में रुक जाए, तो नहीं रुका होगा। कभी कोशिश करना, अगर तेज स्पीड से दौड़ता रहेगा और तुरंत चाहेगा एक के सेकंड रुक जाए, नहीं, डायरेक्ट मुँह भरे गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि शरीर उस समय किस अवस्था में आ गया था, गति अवस्था में। तो उसका जड़त्व गुण क्या बताएगा कि तुम किस अवस्था में रहो, गति में ही रहो। इसलिए अगर एकाएक रुकने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, मुँह भरे गिर जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे तो व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे स्पीड अपना कम करता है। तो व्यक्ति अपना क्या करता है, पहले स्पीड क्या करता है, धीरे धीरे कम करता है, फिर क्या करता है, वो व्यक्ति चाहे वस्तु रुक जाता है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि दौड़ता व्यक्ति, कि दौड़ते हुए व्यक्ति में एक तरह से क्या आ जाता है, गति का जड़त्व आ जाता है ना, गति का एक तरह जड़त्व वाला गुण आ जाता है। इसलिए वो एकाएक कभी नहीं रुक सकता, एकाएक रुकेगा तो गिर जाएगा। इसलिए उसे अपनी क्या करती है, चाल धीरे धीरे कम करनी पड़ती है।
तो डरता हुआ व्यक्ति भी इसका उदाहरण हो जाएगा ना। इसमें कोई डाउट है ना। लंबी कूद, तो जब हमें किसी चीज़ पर लंबी कूद लगाना होता है, जब लंबी कूद छलांग वाला जो आता है कंपटीशन या कुछ छलांग लगाना होता है, तो हम पहले से थोड़ी देर से क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं दौड़ने का ना। ये नहीं कि इसके आगे कूदना है और यहीं पर से कूद जाते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अभी जो मान जाओ अभी कूदने का प्रयास करेंगे, तो अभी जो हमारा शरीर किस अवस्था में है, रुका हुआ अवस्था में है ना। तो कौन सा गुण रहेगा जब का रुका हुआ ना, तो हमारा शरीर चाहेगा क्या है कि रुका हुआ ही रहे। तो अगर हम छलांग मारेंगे तो जो हमारा शरीर क्या चाहेगा कि तुरंत रुक जाए, क्योंकि वो किस अवस्था में था, रुका हुआ था। लेकिन वहीं पीछे से उस शरीर को क्या कर दे, गति में लाते हुए लाए, तो गति में जब कौन सा गुण आ जाएगा, गति वाला गुण। कि उस शरीर को क्या चाहेगा, जब तक कौन सा गुण ला जाएगा कि गति में रहे। तो तब हम दौड़ते हुए जब आएंगे, तो जब छलांग लगाएंगे तो हवा में भी थोड़ा देर क्या कर देगा, जतला गुण कि उसको क्या लाएगा और थोड़ा सा गति में लाने का कोशिश करेगा, जिससे हम क्या करेंगे, आमतौर पर से ज़्यादा छलांग लगा सकते हैं। यह है क्या समझ में लंबी कूद के बारे में, कि खिलाड़ी कूदने से पहले दूर से ही दौड़ता है ताकि शरीर की गतिशीलता वेग और क्या सके, बढ़ सके। तो लंबी कूद लगाते समय हम डायरेक्ट सीधे छलांग नहीं लगाते, क्योंकि कुछ समय तो हमारा जरूरत का गुण रहेगा विराम वाला ना, तो हमें उतना मदद नहीं करेगा। लेकिन पीछे से दौड़ते हुए आएंगे तो गति वाला जो जरूरत रहेगा वो हमें थोड़ा गति मिलाने का क्या करेगा, मदद करेगा ना। गाड़ी का मुड़ना चौथा देखते हैं। जैसे देखो कार में हम बैठे हुए हैं, क्या है, कार में बैठे हुए, जैसे इधर जा रहा है, इस ओर जा रहा है, तो हमारा शरीर जो गति में है तो वो इस दिशा में है ना, इस दिशा में है, तो वो चाहेगा भी क्या कि उसी दिशा में हमारा शरीर क्या रहे, गति रहे। लेकिन मान जाओ इधर क्या आ गया, मोड़ आ गया, क्या आ गया, मोड़ आ गया। तो मोड़ जो आ जाएगा तो शरीर तो उसी खास दिशा में था ना, इसी दिशा में था गतिशील, तो गाड़ी के साथ साथ। तो अगर इस ऐसे मोड़ देंगे तो हमारा शरीर कैसे चाहेगा कि हम इसी दिशा में रहे ना, इसी दिशा में रहे। तो ऐसे होने का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर हुए तो थोड़ा सा हम इधर झुक जाएंगे ना, विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर वही कहना चाहता है कि दिशा परिवर्तन पर यात्री क्या करता है कि पूर्व गति की दिशा में ही बने रहने की कोशिश करता है। यानी जिस कारण से क्या होगा, गाड़ी जिस ओर मुड़ेगा उससे थोड़ा विपरीत ओर हम क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे ना। समझा जाएगा ये गाड़ी पर मुड़ना। गाड़ी किसी मोड़ पर मुड़ता है तो देखा होगा थोड़ा सा हम मुड़ जाते हैं। क्यों मुड़ जाते हैं, क्योंकि हम पहली वाली गति की दिशा में क्या चाहते हैं, हमारा शरीर चलना चाहता है ना, जिस कारण से नया दिशा को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा उसका टाइम चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा उधर मुड़ जाते हैं पहली वाली गति की दिशा की। यानी नई जो मोड़ मोड़ते हैं उस दिशा का ठीक रहेगा क्या, विपरीत और मुड़ना ना, ये रहेगा गाड़ी का मुड़ना। चित्र में भी दिया हुआ है, टहनी को जो हिलाया जा रहा है तो सब कुछ नीचे गिरा है ना, विराम की जरूरत के कारण फल नीचे गिर रहा है, पत्ते नीचे गिर रहे हैं, शाखा की गति हो रही। टिप में क्या दिया है कि ट्रेन में जब हम चलते हैं, मान लो ट्रेन में थोड़ा सोचना चाहे, बस में ही चल रहे हैं, बस में मतलब रुके हुए चल रहे हैं, तो उस समय अगर हम गेंद को ऊपर उछालेंगे, क्या करेंगे, गेंद को उछालेंगे तो उतना ही दूर पर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा दिमाग लगा, तुमको लगा नॉर्मल बात है कि गेंद को उछाले और फिर वहीं के वहीं फिर हमारे हाथ में ही आ गया। लेकिन थोड़ा बाहर से सोचो, बस तो यहाँ से यहाँ हो गया होगा ना चलते हुए, और गेंद को तो हम उस समय यहाँ पर किए थे और ताले बस तो इधर भाग गया, तो गेंद को थोड़ा इधर पीछे हो जाना चाहिए था ना। लेकिन वैसा नहीं होता है ना, वैसा नहीं ना होता है। हम हाथ से कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वहीं पर फिर से आ जाएगा, चलते हुए बस में भी चाहे चलते हुए ट्रेन में। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस समय जो हमारे साथ साथ हाथ के साथ हमारे साथ चाहे गेंद सभी किस अवस्था में आ गया था, गति के अवस्था में था। यानी उसमें कौन सा ज्यादा गुण आ गया था, गति वाला ना, कि वो चाहेगा कि हम गति में ही रहें। जिस कारण से अगर हम गेंद को ऊपर ही फेंकते हैं तो वो गति में रहने के कारण वही का वही पर हमें हाथ में आ जाता है। यानी बस जो थोड़ा सा आगे जाएगा तो गेंद भी क्या हो जाएगा, उसके साथ आगे चला जाएगा, चाहे हवा में ही रहे ना। यहाँ पर यही समझना था कि चलती ट्रेन में उछाली गई गेंद हाथ में वापस आती है, क्योंकि ट्रेन जो है और यात्री और गेंद तीनों का जो 36 वेग है, यानी नीचे का जो वेग है, जाहिर सी बात है तीनों जो चल रहा होगा वेग एक ही समान से चल रहा होगा ना पहली बार, और तीनों में जो जड़त्व होगा वो कैसा जड़त्व होगा, गति वाला है। इसलिए तीनों का जो स्थिति है बदलता नहीं है ना, तीनों ही गति में ही एक ही जगह पर रहना चाहता है।
अगर कोई व्यक्ति चलती बस से उतरने की कोशिश करे, क्या करे, चलती बस से उतरने की कोशिश करे और वो सोचे कि हमको चोट उट कम पहुँचे, तो उसमें क्या उपाय है। तो मान लो बस क्या कर रहा है, चल रहा है, बस क्या है, चल रहा है। चलती बस से अगर कोई उतरने की कोशिश करेगा, छलांग लगाएगा नीचे, तो जाहिर सी बात है उस समय हमारा जो शरीर है चलती बस के साथ साथ किस अवस्था में था, अंदर थे तो गति अवस्था में था। तो अगर हम डायरेक्ट रास्ता पे कूदेंगे और चाहेंगे डायरेक्ट स्थिर हो जाए, रुक जाए, तो उस समय हमारा वस्तु किस में था, गति में था, तो वो भी किस में चाहेगा, गति में रहना। तो हम गिर सकते हैं ना, इधर उधर गिर सकते हैं। तो आइडिया ये है विज्ञान के हिसाब से कि बस जिस ओर जा रहा था उसी ओर जब हम छलांग लगाएंगे तो उसी ओर क्या थोड़ा देर करने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे, चलने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो शरीर है थोड़ा देर उसको टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए कि अब गति के साथ क्या है, गुण अब खत्म होने वाला है, कि अब हम विराम में आने वाले हैं। यहाँ पर क्या करना चाहता है कि चलती बस से उतरते समय भी इसी कारण बस की दिशा में क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, ताकि जो चलती हुई बस के सामने चलती हुई जब बस रहती है तो उसके अंदर हम भी क्या रहते हैं, किस अवस्था में, चलती हुई अवस्था में ही रहते हैं, एक तरह से ना, गति अवस्था में ही। तो अगर हम उतरेंगे तो हमारा शरीर भी क्या चाहेगा कि चलती हुई अवस्था में ही रहे, क्योंकि जड़ का गुण क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर चलती हुई है तो वो चलती हुई अवस्था में ही रहना चाहता है। तो इसलिए जब हम नीचे छलांग लगाएंगे, उतरेंगे, तो हमारा शरीर भी क्या चाहेगा कि चलती हुई रहे। तो इसलिए थोड़ा देर हम क्या कर लेंगे, थोड़ा दूर तक उसी दिशा में चल लेंगे। तो प्रैक्टिकल करना कभी ये हो गया, तो हम 10 पर से गए हैं। वाह, तो इसमें यही रहने दे। अभी जो सर पढ़ा है फिजिक्स का तीसरा चैप्टर बल तथा गति के नियम, उसी में से कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको घर से बना कर लाना है। पहला क्वेश्चन है कि अरस्तु की धारणा क्या थी और गैलीलियो ने उस गलत धारणा का खंडन किस प्रकार किया। दूसरा क्वेश्चन है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है। क्वेश्चन 3 है कि न्यूटन की प्रथम गति नियम के अनुसार बल की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है। क्वेश्चन 4 है कि न्यूटन के प्रथम गति के कौन से 2 भाग हैं और उन भागों में क्या बताया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व क्या है, उदाहरण देकर बताएं।